हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। बेसिकली आज की क्लास में हम देखेंगे कि रिएक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। रिएक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, रिएक्ट आखिर चीज़ क्या है, और रिएक्ट को हमने किस तरह यूज़ करना, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा मोस्टली थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, बट हम ये चीज़ में मेक श्योर करेंगे कि रिएक्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो रिएक्ट में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो किस तरह यूज़ होती हैं, और बेसिकली रिएक्ट हमें ज़रूरत क्यों है। जब हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल है फ्रंट एंड बनाने के लिए, तो वाई रिएक्ट, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हैं लेक्चर इस पर आज, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, ठीक है। अब रिएक्ट जेएस में आपको डॉट जेएस नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर टेक्निकली कोई आपसे आके ये बात करे कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट सीखे बिना रिएक्ट कर सकता हूँ, तो इसका आंसर है नो। रिएक्ट जेएस जो है वो बेसिकली क्या करती है, आपकी कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। किसका? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट जेएस इज़ यूज्ड टू क्रिएट SPA, यानी कि SPA का मतलब क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी कि रिएक्ट जेएस इज़ यूज्ड टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, क्या कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा टर्म है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ऐसे ही है। ये कॉन्सेप्ट आप में से किसी ने पहले सुना है सिंगल पेज एप्लीकेशन का। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हो तो आप देखेंगे मुझे एक लोड मिलेगा, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे अगर जाता हूँ तो मुझे लोड मिलेगा और ओपन होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैं किसी भी पेज के ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो आपने आइकन को देखना, ठीक है। वेब पैक पे जा रहा हूँ तो ये घूमना शुरू हो गया, ठीक है। और मैं जावास्क्रिप्ट पे जा रहा हूँ तो क्या होगा, फिर ये घूमेगा। कंटेंट पे मैं जाऊँगा तो ये दोबारा रीलोड होगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होती है, हमारा इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारा हर 2 मिनट बाद पेज लोड हो रहा है चेंज करने पे। बजाय इसके एक साइट है ESPN क्रिकइन्फो के नाम से, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, क्रिकेट की एक बहुत फेमस साइट है ये, ठीक है। अब ये ESPN क्रिकइन्फो साइट है, ठीक है, ये एक दफ़ा लोड होगी। अब ये वो साइट है कि बेसिकली क्या कहते हैं, ये रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। अब आप ये देखें लोड हमें मिल गया। अब मैं किसी भी मैच पे जाता हूँ तो मुझे लोड नहीं मिलेगा, ठीक है। पेज पे जाने पे क्या होगा, मुझे लोड नहीं मिलेगा। किसी भी मैं मैच पे जा रहा हूँ मुझे ऊपर आइकन मूव होता हुआ नहीं नज़र आ। तो बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन का। और सिंगल पेज एप्लीकेशन बेसिकली है क्या, उसको देखते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन बेसिकली ये कि आपका एक पूरा पेज है, ठीक है। इस पेज पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल हेडर बना हुआ है, डन। हमने इस तरह काम किया है ना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐसे ही है। यहाँ होम आ गया, यहाँ अबाउट आ गया, यहाँ कॉन्टैक्ट आ गया। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम होम पे जाते हैं, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे, तो हमारा हेडर जो है ना वो स्टिल रहेगा, वो लोड नहीं होगा। सिर्फ हमारे जो नीचे वाला पेज होगा ना वो चेंज होगा, और वो भी लोड नहीं होगा। आपने देखा कि जब हमने ESPN क्रिकइन्फो की साइट ओपन की थी, मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो क्या होता है कि एक ही दफ़ा, पहली दफ़ा में सारा कुछ लोड कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इंटरनेट की बैंडविड्थ बचती है, ठीक है। यानी कि बेनिफिट क्या है इसका, सेव अवर बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ हमारी बचाता है। और हमें क्या बेनिफिट है इसके अंदर, ठीक है, मोर ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन। अच्छा जी, आपको याद होगा कि मैं बताता हूँ, सेव योर बैंडविड्थ और मोर ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन। HTML में HTML से जावास्क्रिप्ट बेसिकली बड़े सिस्टम्स पे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ESPN क्रिकइन्फो की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक वेबसाइट है ESPN क्रिकइन्फो के नाम से। अब इसके अंदर जो बैट्समैन रन ले रहा है, जो विकेट जा रही है, वो क्या हो रहा है, हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद चेंज हो रहा है, ऐसे ही है, बॉल हो रही है।
अब ये देखें बॉल पे लाइव डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, बट उसकी वजह से हमारा पेज नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, पेज हमारा स्टिल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? सिंगल पेज एप्लीकेशन का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा ये सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला में कुछ थोड़ा बहुत क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो अब बेसिकली रिएक्ट हमें क्या करता है कि जितने भी बड़े सिस्टम्स हैं ना, हम उस पर रिएक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली जिसमें हमारे पास मल्टीपल डेटा बार बार चेंज हो रहा है, हम तो नहीं चाहते ना कि हमारा बार बार लोड आता रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एज ए यूज़र हैं, मैच लगा हुआ है, आप मैच देख रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, उस पर रन आ रहा है, विकेट हो रही है, सही है, हर मिनट बाद लोड हो रहा है, क्या आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा? आप तो कहोगे ना कि भाई हर 2 मिनट बाद इंटरनेट मेरा लोड कर रहा है और रिफ़्रेश हो रहा है, फिर उसके बाद जब तक ये भी चांसेस हैं कि अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, रिफ़्रेश जब तक और दूसरी बॉल भी गुजर जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो बेसिकली इस सिनेरियो में सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रेफर की जाती है और इसी वजह से हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्ट जेएस हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी है कि फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसको करते हैं डिस्कस। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रिएक्ट जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा जी, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी हम इसको क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके मुकाबले में ना अल्टरनेटिव इसके जो हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम रिएक्ट जेएस के थ्रू भी बना सकते हैं, और अल्टरनेटिव इसके क्या हैं, अल्टरनेटिव इसके देख लेते हैं। अल्टरनेटिव्स एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है, ठीक है, मोस्टली ये हमारे अल्टरनेटिव ये कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए ही यूज़ होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या हैं, फ्रेमवर्क हैं, ये दोनों क्या हैं, फ्रेमवर्क हैं। अब रिएक्ट एक लाइब्रेरी क्यों है? और सबसे पहले इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी, ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है, कि जो हमारा फ्रेमवर्क है, सेट ऑफ रूल्स, यानी कि जो भी हम फ्रेमवर्क यूज़ करें उसने हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए होंगे कि आपने स्पेसिफिकली ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करके आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा SRC का फोल्डर है सोर्स का, उसी में आपने नई फाइल बनानी है, उसके अलावा आप नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेमवर्क, यानी सेट ऑफ रूल्स। बात की जाए लाइब्रेरी की, तो हम एक लाइब्रेरी पहले ही कवर कर चुके हैं जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, ठीक है। CSS की एक लाइब्रेरी हमने की थी बूटस्ट्रैप। तो लाइब्रेरी क्या होती है, प्री रिटन कोड। लाइब्रेरी ये होती है कि प्री रिटन कोड होता है, उसी को एक्सटेंड करके उसको थोड़ा सा इन्हेंस करके हम क्या करते हैं, उसी को थोड़ा इन्हेंस करके हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस हो गया फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का। अब आपको समझ आ गया कि रिएक्ट जेएस क्या है, लाइब्रेरी के फ्रेमवर्क है। ये क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपने क्या चीज़ बोलनी है, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एंगुलर और व्यू फ्रेमवर्क है, ठीक है। अच्छा जी, अब रिएक्ट जेएस बेसिकली हमारी किस लिए यूज़ होती है? अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सिर्फ हम क्यों नहीं यूज़ करें, वाई रिएक्ट, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बेसिकली जब हम मल्टीपल डेटा हमारे पास आ रहा है, हमने हैंडलिंग करनी है, तब हम रिएक्ट की तरफ या किसी और फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं जो जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमारी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है ना, वो अब स्टार्ट हुई है रिएक्ट से, क्योंकि इसमें हमने डिपेंडेंसीज भी देखने हैं, इसमें हमने पैकेजेस भी देखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब रिएक्ट को चलाने के लिए ना, जितने हमारे इसमें पैकेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, ये होती है नोड के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमें नोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, हमें नोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं जाके इंस्टॉल Node.js, ठीक है। तो आपको ये शो हो जाएगा डाउनलोड Node.js, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपने एक वर्जन आ रहा होगा करंट का, आपने करंट वाला वर्जन इंस्टॉल नहीं करना,
ठीक है, क्योंकि करंट वाला सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो टेस्टिंग हो रही होती है उसकी, ठीक है। आपने कौन सा वाला वर्जन करना है? LTS वाला। LTS का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है? LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर आप ये इंस्टॉल करते हैं नोड, फिर उसके बाद क्या है, फिर हम रिएक्ट की ऐप जनरेट कर सकते हैं और रिएक्ट के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है बेसिकली कि पैकेजेस जो इंस्टॉल होते हैं ना, हमारे जो पैकेजेस इंस्टॉल वगैरह होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? npm और npx के थ्रू, ठीक है। npm और npx के थ्रू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि npm और npx में क्या डिफरेंस है, ठीक है। npm का क्या मतलब है? नोड पैकेज मैनेजर, ठीक हो गया। और npx का क्या मतलब है? नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। अच्छा स्टूडेंट, जब आप नोड इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके पास npm भी आ जाएगा, ठीक है। नोड इंस्टॉल करने पे जब हम नोड इंस्टॉल कर लेंगे फिर हम इस कैपेबल होंगे कि हम npm और npx को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखें npm हो जाए या npx हो जाए, दोनों के अंदर n जो आ रहा है वो क्या है? नोड। तो अगर नोड ही नहीं होगा तो npm और npx कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या मेरे पास नोड जो है वो सही चल रहा है कि नहीं, वो क्या होता है कि मैं जाता हूँ टर्मिनल पे, जो ये बेसिकली मेरे पास मैक है तो इस वजह से क्या कहते हैं इसमें टर्मिनल है। आप लोगों के पास cmd कमांड प्रॉम्प्ट होता है और पावर शेल होता है, ठीक है। यहाँ जाके मैं कमांड चलाऊँगा नोड स्पेस -v, ठीक है, नोड स्पेस -v, इंटर दबाऊँगा तो मुझे वर्जन शो कर देगा, ठीक है। अगर आप ये कमांड अभी चलाएंगे तो आपको ये कुछ भी नहीं शो करेगा, एरर देगा। उसकी रीज़न ये कि आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ। नोड इंस्टॉल करने के बाद जो पूरा प्रोसेस है ना, उसके बाद आपने ये कमांड चला के देखनी है नोड -v। अगर आपको वर्जन शो कर रहा है इसका मतलब आपके पास नोड इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और इसी तरह आपने साथ एक कमांड चलानी है npm स्पेस -v का क्या मतलब है? वर्जन, ठीक है। तो मुझे npm का भी वर्जन शो करना शुरू हो गया और मुझे नोड का भी वर्जन शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया क्लियर हुआ? किसी को कन्फ्यूजन, कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ आई हो? Node.js बेसिकली हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं, बट फ्रंट एंड पे अगर हमने अपनी डिपेंडेंसीज या पैकेज वगैरह मैनेज करने हैं उसके लिए हमें नोड की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्रेमवर्क है, बल्कि सॉरी, Node.js जो है वो ना एक लाइब्रेरी है ना एक फ्रेमवर्क है, वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि Node.js जो है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि Node.js लाइब्रेरी है कि फ्रेमवर्क है, तो फिर आप कहते हैं कि दोनों नहीं है, Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। बट अगर मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा आपको चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे हम जाते हैं और इसको चेक करते हैं, ठीक है। बेसिकली वही बता रहा हूँ ना कि जो पैकेज होते हैं ना, जो हमने पैकेज मैनेज करने होते हैं, पैकेज बेसिकली हमने फॉर एग्जांपल इसमें मल्टीपल पैकेजेस यूज़ करेंगे जो लोगों ने बनाए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमेशन के लिए कोई पैकेज ऐड करना है, कोई फॉर एग्जांपल कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है ना, ये कोई पैकेज इंस्टॉल करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको npm के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है उसके लिए आपको npx यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको npm भी साथ आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब आपको क्लैरिटी होगी इसकी नोड npm क्या चीज़ है और npx क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं समझ आई, कुछ ना समझ आया, क्लियर है?